अल्टीमेटली वो जैसे ही कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट जैसे $5,000 के बराबर अमाउंट हो जाता था तो फिर वो उनसे मुख्तलिफ मद में दोबारा कहते थे कि भैया आपकी फ़ीस रहती है। और वो फ़ीस जब जमा हो जाती थी तो वो जब जो भी अमाउंट है वो वापस होना शुरू हो जाता था कि भाई अब पैसे मिलेंगे इस होप पर, तो अल्टीमेटली वो ब्लॉक कर देते थे उस जो भी क्लाइंट होता था उसका अकाउंट। इस तरीके से ये फिर जो पैसे हैं ये बिटकॉइंस में और अपना उसके साथ एक जो USDT अमाउंट है वो $1 के बराबर होता है उसका कीमत, वो फिर मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जाकर वो जमा हो रहा था और वहाँ से वो फिर लिक्विडेट हो रहा था। तो ये जो कॉल सेंटर है यहाँ पर इन्होंने छापा मारा, वहाँ से 15 फॉरेनर्स जिसमें 12 मेल और 3 फीमेल्स अरेस्ट हुए और उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो थे उनमें 19 पर्सन्स अरेस्ट हुए हैं। उनसे जो वो पोर्टल चला रहे थे वो सारा कॉल सेंटर का जो पोर्टल था उसमें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो भी रिकवर की हैं। और ये जो पोर्टल है ये टेलीग्राम ऐप्स के थ्रू चला रहे थे और उसमें काफ़ी बड़ी कामयाबी हुई। और इसमें जो अहम बात है 10,000 से ज़्यादा फॉरेन सिम्स जो हैं वो रिकवर हुई हैं इनसे, जो कि मुख्तलिफ OTP वगैरह के लिए या फॉरेन जो कि उसमें कॉल सेंटर्स में यूजेज के लिए काम आती हैं वो भी इसमें पकड़ी गई हैं। और इसके साथ साथ जो तकरीबन जो ट्रांजैक्शन ये अमाउंटिंग स्पेसिफिक तो नहीं कह सकता लेकिन $60 मिलियन के बराबर जो है ये ट्रांजैक्शन ये कर रहे थे और ये फ्रॉड हो रहा था। तो ये एक बड़ी कामयाबी हुई है और ख़ास करके ये जो हमारी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे एक ये हौसला अफजा बात होगी कि इसके बाद यकीनन कराची में जो कि काफ़ी हमने देखा है एज ए होम मिनिस्टर मेरे पास भी चीज़ें आ रही होती हैं कि ये कॉल सेंटर्स पर फ्रॉड्स हो रहे हैं और कॉल सेंटर्स के थ्रू ही काफ़ी यहाँ पर मंशियात भी चल रही होती है। इन्हीं कॉल सेंटर्स के थ्रू क्राइम्स हो रहे होते हैं और स्पेसिफिकली ये जो मनी क्राइम है ये हो रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये जो एक इनकी इस कामयाबी के साथ कम से कम ये होगा कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन पर एतमाद आवाम का आएगा और इनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। काफ़ी जो इफ़ेक्टेड पर्सनस हैं कराची में इंटीरियर सिंध के लोगों के पास, ख़ास करके ये जो सेटअप है इनका हैदराबाद और सखर में इनके DD बैठ रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि फिर इस अहम कामयाबी के साथ फर्दर भी और कामयाबियाँ भी इंशाल्लाह इनको मिलेंगी। थैंक यू। मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये 19 तारीख को बकायदा रजिस्टर्ड FIR में लिखा है, इसी मामले में रजिस्टर्ड हुई और उसके बाद 8 दिन बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी जब ऑलरेडी मुलजमान जो जेल भी चले गए और शायद कुछ दिन में डिपोर्ट भी हो जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि NCCI की कार्रवाई है, अरमान का केस किया था प्रोफेशन पुलिस ने, उस टाइम ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई, तो आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है जब कार्रवाई NCCI? देखें ये गवर्नमेंट की विल होती है कि ये इसमें ये तो क्वेश्चन बनता नहीं है कि जॉइंट एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
बात यह है कि आपने जो वैलिड क्वेश्चन किया है कि 19 तारीख पर FIR कटी है और आज हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि देखें आफ्टर FIR इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और आफ्टर FIR ही नहीं, तो विदाउट FIR आप सिर्फ 24 आवर्स किसी को इंक्वायरी के लिए बैठा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी क्रिमिनल को या सस्पेक्ट को नहीं बिठा सकते अंडर द लॉ। और ये 8 दिन के बाद हो रही है, तो कॉम्प्रिहेंसिव जब चीज़ें पकड़ी गई हैं, क्योंकि इसमें आप समझते हैं कि ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हैं हम और फॉरेन नेशनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एक मुल्क नहीं है, 2-3 मुल्कों के नेशनलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं और यकीनन ये कोई अहम नौयत की चीज़ थी, इसलिए इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके आज फैक्ट फिगर के साथ आपके साथ देखें, एक बात तो क्लियर बताऊं कि जो स्पेसिफिक जगह जब कॉल सेंटर बना हुआ होता है तो पूरी दुनिया उसका सेंटर है, ये नहीं पता चलता है कि स्पेसिफिकली डिफेंस से ये चल रहा है, जब अनलेस के आप जब जाकर उस पर पहुँचे विथ योर टेक्निकल थिंग्स। दूसरी बात ये कि आपने जो फॉरेन नेशनल्स की बात की है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री इसको टेकअप कर चुकी है और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इसको टेकअप किया है और यकीनन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है और हम ये नहीं चाहते कि हम किसी हम सफारती तौर पर अपने जो दोस्त मुल्क हैं उनको कह सकते हैं, उन पर चीज़ें ये रख सकते हैं कि भाई आपकी ये लोग इस पर आप चेक रखें और हम जो है फॉरेन जो भी ताल्लुकात हैं वो इन चीज़ों पर बेस नहीं होते, इससे बियॉन्ड है फॉरेन ताल्लुकात। लोकल लेवल पे किसी अथॉरिटी के इन्वॉल्वमेंट या अथॉरिटी पे नहीं, किसी के इंफरादी तौर पे जो पावर में कोई इन्वॉल्वमेंट नजर आया, क्योंकि कितना बड़ा सेटअप चल रहा था, 2 जगहों पे, एक जगह बिल्डिंग है, एक जगह बंगला है जहाँ पे कॉल सेंटर तरीके से चल रहे थे, गैर मुल्की लोग आके वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल का पूरा सिंडिकेट चल रहा था, तो क्या लोकल लेवल पर किसी की सपोर्ट थी इनको? मेरे ख्याल में लोकल लेवल पर तो नहीं है, लेकिन एक आपको बात बता दूं कि यहाँ पर हम पाकिस्तान में कोशिश करते हैं कि फॉरेन नेशनल्स को प्रोटोकॉल के साथ रखें, उनकी सिक्योरिटी को भी देख रहे होते हैं और हर किसी के सर पर नहीं लिखा हुआ होता कि ये क्रिमिनल है, अनलेस के जब एप्लीकेशन इनके पास आई तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद जाकर वहाँ पर प्रॉपर इन्होंने कार्रवाई की और 2 कॉल सेंटर्स पकड़े गए हैं। उसके अलावा भी कॉल सेंटर्स जो मेरे इल्म में ये बात आई है कि कराची में चल रहे हैं, उस पर ये काम कर रहे हैं, आपको अगले दिनों में और इस किस्म की कार्रवाई नज़र आएंगी। ये बताइएगा कि कराची में चलने वाले कॉल सेंटर्स के अंदर 70% से ज़्यादा ज़राए इत्तला देते हैं कि NCCI के अफसरान ज़ाती तौर पर इन्वॉल्वमेंट होती है या उनकी पुष्पनाई होती है या खुद खोल कर देते हैं, जिन कॉल सेंटर्स पर कार्रवाइयाँ होती हैं उन्हीं में गिरफ्तार जो यंग टीनेजर्स बच्चे होते हैं उनको ब्लैकमेल करके इस काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या NCCI का इंटरनल इंक्वायरी सिस्टम एक्टिव है? अगर एक्टिव है तो उनके खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं या लाहौर वाले डक्की भाई के केस की तरह यहाँ पे किसी बिग ब्रदर का इंतजार है? देखें, कार्रवाइयाँ हुई हैं और आप अगर आप कहेंगे तो आपको रिपोर्ट वो भी प्रोवाइड कर देंगे कि कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं। उसी का नतीजा है कि अभी इसको दोबारा जो भी ये पोस्टिंग्स हुई हैं, जिसमें मोस्टली कोशिश ये कर रहे हैं कि PSP ऑफिसर्स को यहाँ पर डिप्यूट किया जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल के दौर में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इदारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट दिस हम ये नहीं कर सकते कि हम टेक्नोलॉजी को पहुँच सकें, हमें इसको कैटर फार करना भी पड़ेगा और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें जो भी यकीनन हर डिपार्टमेंट में ब्लैक शीप्स होती हैं
और उनके लिए कार्रवाई प्रॉपर डिपार्टमेंट के अंदर हो रही होती है। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, ये आई अवेयर इट कि इसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कामिल को ले देखें, इसमें बताना चाहेंगे? हाँ, इसमें देखें अपना जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, मैं नहीं चाहता कि हम अपने, क्योंकि लोग तो अपने मुल्क को ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन मुल्क ख़राब नहीं होता है। उसमें कुछ गंदे लोग अगर अपने मुल्क को नाम बदनाम कर रहे हों, तो हम नहीं चाहते कि हम अपने दोस्त मुल्कों को इस तरह इस लेवल पर लेकर आएँ। हमने उनसे ये, इसीलिए मैंने फॉरेन नेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 2-3 मुल्क हैं जिनके नेशनल ये काम कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि स्पेसिफिकली फॉरेन के लोग भी इफ़ेक्ट हुए, ये यकीनन जो लिक्विडेट हो रही थी चीज़ें, ये हो रही थी फॉरेन कंट्रीज़ में। और आपको पता है आजकल बिटकॉइन का दौर शुरू हो गया है, और ये जो दूसरा USDT जो है, ये एक नया शुरू हुआ है, इस किस्म की और भी करेंसीज। तो ये यकीनन इसमें जो भी फ्रॉड हो रहा है, इसमें इंटरनेशनल कार्टेल्स हैं इन्वॉल्व और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिर्फ इन लोगों के पकड़ने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी, यकीनन इस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, पहला जो बात हुई थी हमारी, जावेद भाई ने पूछा था कि डिलेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब FIR है तो इसकी टेक्निकल फोरेंसिक्स है और फाइनेंशियल फोरेंसिक्स है। तो उसके बाद में आप किसी कंक्लूसिव नतीजे पे पहुंचते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो फ्रॉड था वो क्या, उसमें से किस कैपेसिटी पे आप जाते हैं। इनिशियली जब आप, इट टेक्स टाइम, जिस वजह से एक कंक्लूसिव चीज़ पे पहुंचने के बाद में फिर गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि जिसमें इस पर पब्लिकली इसको हम शेयर किया जाए। सेकेंडली जहाँ पे बात है, देखिए, क्राइम हैज़ नो बाउंड्रीज एंड साइबर वर्ल्ड हैज़ नो स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन। क्राइम में चाहे वो गैर मुल्की हो, पाकिस्तानी हो, दोनों सूरतों में ये पॉसिबिलिटी है कि गैर मुल्की भी शामिल थे और लोकल्स भी शामिल थे। अदर कैटेगरी जो है, जो कि विक्टम्स हैं, विक्टम्स भी गैर मुल्की थे और पाकिस्तानी भी शामिल थे। उसमें कोई ऐसी एक्सक्लूसिविटी नहीं है कि जिसमें हम ये कि स्पेसिफिकली हम इसको फेंस कर सकें कि ये स्पेसिफिक किसी कंट्री में ये कुछ चीज़ कर रहे थे। क्राइम हैज़ नो बाउंड्री एंड विक्टम हैज़ नो बाउंड्री। ये क्रॉस वर्ड हो रहा था, क्रॉस वर्ड इसकी चीज़ें चल रही थी, मुख्तलिफ ट्रांसनेशनल किस्म की चीज़ें इसमें सामने आई हैं, जिसको फर्दर मज़ीद आस्पेक्ट्स पे भी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जहाँ तक बात है रिलीफ की, देखें, वी स्टार्टेड NCCI इन May एंड देन वी रिवैम्प्ड इट एंड वी इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम कर रहे हैं। NCCI को अभी हम फंक्शनल बेसिस पे स्पेशलाइज कर रहे हैं, जो कि हमारा गवर्नमेंट का विजन भी है और इसमें जितने ऑफिसर्स इसमें पोस्टेड हैं दे आर डूइंग इट। और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, एंड आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत सारे आपके जानने वाले दोस्त अहबाब जो कि टेलीग्राम रिलेटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, और बाद पता चलता था कि जी दे वर स्कैम्ड एक्चुअली, एंड उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई ट्रेड या कोई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या प्रॉफिट उनको नहीं मिला था। तो डेफिनेटली दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड आइस ब्रेकिंग। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग इट इज आवर सेकंड रेड जिस पे हमने ये कार्रवाई की है, एंड वी आर होपफुल कि आफ्टर बस्टिंग दिस रैकेट देयर विल बी a significant decline in this kind of crime, and this is just the beginning. We are not limited to this kind of thing only. इसमें हमारा है कि मैक्सिमम इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि wherever this is identified उसको इंश्योर करवाएं। जहाँ पे बात हुई कंटिन्यू टू दिस
कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पे, yes, we have internal accountability mechanism, and the people who were involved in these kind of activities in connivance with these criminals, they have been sacked, एंड फर्दर जो इसमें से जो जो आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है लोगों की उसमें हमने किया है। सिमिलरली एनसीसीआई कराची में भी हमने इसको हम डिफरेंटली कैपेसिटीज़ में हम इसको कैपेसिटी बिल्ड भी कर रहे हैं, इसको हम एनहांस भी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, और जो प्रीवियस हमारा डेड वुड था जिस वजह से हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें फिंगर रेजिंग होती थी, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड दे आर फेसिंग द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। सर ये 10,000 की करीब से सिवे मिली क्या माली साहब से? अच्छा सर, मैं वही सवाल कर रहा था, एक सवाल हो गया नहीं, बस इसमें चूंकि टेलीफोन कंपनीज का इन्वॉल्व है, जो आपने बात बताई है, सिम्स पकड़ी गई है, क्या पाकिस्तान की जो फोन कंपनीज है, सेलुलर कंपनीज है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? नहीं, फॉरेन सिम्स है, पहले ही मैंने बात की। सर ये बताइए कि 10,000 सिम्स आम बंदा तो किस तरीके से गैंग ऑपरेट कर रहा था, कौन से ममालिक से इन लोगों ने सिम परचेज की थी? देखें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसमें, देखें, नाम आप कंट्री का ना लें, मैंने पहले ही कहा कि कंट्रीज कोई हज़ारों से 10,000 सिम एक कंट्री से तो नहीं आई होंगी। यकीनन आप सब लोग जो भी बाहर की कंट्रीज़ के सिमें यूज़ करते हैं वो आपको, यू आर अवेयर मोस्टली। देखिए, एक तो ये लीगल भी कॉल सेंटर्स हैं और गैर कानूनी तो गैर कानूनी हैं, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट ही इसको अप्रूवल देती है और फेडरल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के बाद ही ये कॉल सेंटर्स खुल सकते हैं, उन्हीं की एनओसी से होते हैं और वही रेगुलेट कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। यकीनन एफआईआर कटी हुई होंगी तभी कार्रवाई हो रही है।